क्या लगता है, राजनीति में पढ़े लिखे युवाओं की जरूरत है कि बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। नहीं तो जिस टाइम पे राजनीति, आज से 20 साल पहले की जो राजनीति थी, आप देखिए ना, गुंडे बदमाशी राजनीति में आते थे। कांग्रेस पार्टी उस वक्त चलाते थे महात्मा गांधी जैसे लोग, ठीक है ना। आज कौन चला रहे हैं? वो नकली गांधी आज कांग्रेस को चला रहे हैं। तो अब राजनीति कौन कर रहा है? आज कांग्रेस पार्टी में राजनीति सिर्फ और सिर्फ वो लोग कर रहे हैं जो गांधी परिवार के नौकर बन के रह सकते हैं, चमचे बन के रह सकते हैं। कि अंदर की कांग्रेस की राजनीति और किस तरह से कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी ने खत्म किया है। फिर वही राहुल गांधी हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा वोट लेकर के 2 जगह से जीतते हैं। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ती ना तो 1 सीट में। वो ये कहते हैं कि भाजपा के पीछे जो हुजूम है वो बरगलाई हुई हुजूम है। तो कहने का मतलब है कि कांग्रेसी ये कहते हैं कि जो भाजपा को वोट दे रहे हैं वो बेवकूफ हैं। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप और ये पॉडकास्ट फिर से राजनीतिक रंग लेने वाला है। राजनीतिक रंग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज एक शख्स के साथ बैठी हूँ जिनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां राजनीति के रग रग से वाकिफ हैं और इनकी खुद के 12 साल का एक्सपीरियंस रहा, तमाम पार्टियों को करीब से देखा। और अगर बात की जाए कांग्रेस की तो प्रवक्ता भी रहे, लेकिन अभी जो दायरा है वो बढ़ गया है और भाजपा में शामिल हो गए। दायरा बढ़ने की बात इसलिए कर रही हूँ इसलिए क्योंकि कांग्रेस में जब थे तो लगातार भाजपा को घेरने का काम करते थे, लेकिन अब भाजपा में है तो किस तरीके से विचारधारा भी मैच करती है, इस पर भी आज बातचीत करेंगे। ये पॉडकास्ट आप खास तौर पर देख रहे हैं और खास मन से जरा स्वागत कीजिए जिशान हैदर का, भाजपा नेता है। मैं ये कह रही थी अपने इंट्रो में कि दायरा बढ़ा है और बड़ी मुखरता के साथ भाजपा में आए हैं। तो क्या पहला सवाल यहीं से उठाती हूँ कि क्या ये मान लिया जाए कि भाजपा में मुखर होने की आजादी है? नहीं, मुखर, देखिए मैं मुखर तो हमेशा था। मैं जिस चीज का विरोध करता था खुल के करता था और जिसका विरोध नहीं करता हूँ वो भी खुल के करता हूँ। तो मुखर तो हमेशा था, उसका हमेशा मैंने खामियाजा भी भुगता है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी में हो और कांग्रेस पार्टी के बाहर भी मैंने कई बार ऐसी चीजें कही हैं जिसका मुझे हमेशा खामियाजा भुगतना पड़ा है। बट उसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि जो सही होता है उसके साथ मैं हमेशा रहता। ये सवाल इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि कांग्रेस में हमेशा से ये बात कही जाती है कि बहुत ज़्यादा क्योंकि गांधी परिवार के बीच में मामले रहते हैं, अध्यक्ष हर कोई नहीं बन सकता है या फिर तमाम जो अथॉरिटेबल पोजीशंस हैं वो वहाँ पर लोग नहीं पहुँच सकते हैं। तो उसमें मुखर होना ज़्यादा कठिन और आसान था कि भाजपा में ज़्यादा कठिन और आसान समीकरण है? नहीं, देखिए फिर मैं वही बताऊं। देखिए कांग्रेस पार्टी तो एक परिवार की बनाई हुई पार्टी आज बन के रह गई है। तो कांग्रेस पार्टी में अगर आप सच को सच बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं उनकी लाइन पकड़ के ही बोलना है आपको। वो अपने हिसाब से उस सच को ट्विस्ट और टर्न देते हैं, ठीक है ना, कि आपको लाइन दे दी गई उसी लाइन पे बोलना है। तो वहां पे भी कई बार मैंने ऐसे बयान दिए जिनकी वजह से कई बार जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझे नोटिस जारी हुआ या मुझसे पूछा गया या मुझ पर सवाल उठाए गए। पर मैं हमेशा से मुखर रहा हूँ और मैंने खुल के हमेशा बात बोली है। तो जहाँ तक कहा कि मुखर हूँ, नहीं, मैं, मेरे लिए हर पार्टी एक सी है। सच के साथ रहता हूँ, सही बात बोलता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता हो सकता है मैं गलत हूँ, बट जो सही बात मुझे लगती है मैं उस हिसाब से वो बात बोलता हूँ। दर्शकों, जिस तरीके से देश की राजनीति चलती है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो जाति और धर्म पर बहुत जोर दिया जाता है, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो या फिर हो भाजपा। धर्म पर बड़ी बात होती है, जाति पर बड़ी बात होती है, लेकिन जाति और धर्म पर आने से पहले थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए सिविल इंजीनियर से भी। सिविल इंजीनियर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि शुरुआत सिविल इंजीनियर के तौर पर एक शख्स करते हैं एंड फिर वो पहुंच जाते हैं, पॉलिटिशियन बन जाते हैं। ऑल्दो कि मैं मानती हूँ कि परिवार में वो माहौल हमेशा से रहा, लेकिन उससे इतर बढ़ के है कि ये सोचना कि हमें राजनीति के रास्ते पर नहीं जाना है, हमें सिविल इंजीनियर बनना है। हाउ डिड इट दैट हैपन? नहीं, देखिए बड़े आपने होमवर्क किया है मुझे लग रहा है। ऐसा नहीं है। देखिए मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी, उसके बाद कंप्यूटर्स किया, उसके बाद काफ़ी कोर्सेज कर रहा था, जॉब भी कर रहा था रादर। पर उसके बाद होता क्या ना कि एक राजनीतिक परिवार से आया हूँ, तो हमेशा चुनाव, इलेक्शन ये सब देखा है। मतलब माइक लेके जो है सड़कों के ऊपर वोट मांगना और बिल्ले बांटना और इस टाइप की चीजें हमेशा जिंदगी भर घर में देखी हैं। तो एक राजनीतिक परिवार में रहने का ये होता है कि राजनीति तो आपके अंदर इनबिल्ट हो चुकी होती है। तो कहीं ना कहीं वो चीज थी, लोगों को जानते थे, चीजें कैसी होती हैं, राजनीति कैसे की जाती है, वो चीजें कहीं ना कहीं अपने आप इनबिल्ट हो रही थी। हमारी एक कॉर्पोरेट कंपनी थी, उसका मैं डायरेक्टर था, उसमें जॉब कर रहे थे, 100 के आसपास एम्प्लॉयज़ होते थे मेरे।
ऑल ऑफ अ सडन मुझे लगा कि नहीं यार, इट्स द टाइम कि मुझे पॉलिटिक्स में शिफ्ट करना चाहिए। सो आई हैव शिफ्टेड माई सेल्फ टू पॉलिटिक्स और डिप्लोमा भी पॉलिटिक्स में किया आ है गया। आपने कंप्यूटर। यस, आई हैव डन एनआईटी से कंप्यूटर्स में यस। डिप्लोमा भी मैंने किया है, मैंने जर्मन लैंग्वेज कोर्स किया है, मैंने कम्युनिकेशन मार्केटिंग का कोर्स किया है, मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है। वित्तीय पढ़ाई की बात की है तो ये थोड़ा सा सवाल इस पे ये भी उठ जाता है कि आपको क्या लगता है राजनीति में पढ़े लिखे युवाओं की जरूरत है कि नहीं? बहुत ज्यादा, हम्म। बहुत ज्यादा। और हमें लगता है अब आने वाली पीढ़ी जो आ रही है वो कहीं ना कहीं पढ़ी लिखी पीढ़ी आ भी रही है, जिसका चेंजेस दिख भी रहे हैं हमें राजनीति में। नहीं तो जिस टाइम पे राजनीति, आज से 20 साल पहले की जो राजनीति थी, आप देखिए ना, गुंडे बदमाशी राजनीति में आते थे, पढ़ा लिखा आदमी अवॉइड करता था राजनीति में, पॉलिटिक्स में आने से पहले, क्योंकि वो अनछुआ कहीं रहता था। बट आज की डेट में आ रहे हैं लोग, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है पॉलिटिक्स में एक वर्ग अब ऐसा आ गया है जो पढ़ा लिखा है, जो चीज़ों को समझता है, अंधविश्वास आंखें बंद करके चीज़ों को नहीं देखता है, पहले उसको समझता है, उसके बाद उस राजनीति में उस विचारधारा को लेके आगे बढ़ता है। तो दैट इज़ वेरी नेसेसरी, हमें लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी हिसाब से आज की राजनीति करवट भी ले रही उसी की वजह से। करवट लेने की आपने बात कही है और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि वो दौर भी एक था कि जहां पर इस देश ने, इस उत्तर प्रदेश ने खास तौर पर देखा बाहुबलियों को नेता बनते देखा था वक्त। लेकिन थोड़ी सी बातचीत इस कम्युनिटी पे भी करेंगे। अल्पसंख्यकों की बहुत बात होती है। एक तबका है जो नेगेटिव वे में बात करते हैं, एक तबका है जो पॉजिटिव वे में बात करते हैं। सबकी अपनी अपनी राजनीति है। एमवाई फैक्टर हम सुनते हैं उत्तर प्रदेश में। एक तरफ है जब उत्तर प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि नमाज सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी, क्योंकि आपने कांग्रेस और भाजपा दोनों को आप करीब से देख रहे हैं। इस विचारधारा को कैसे लेकर के चलेंगे? क्योंकि पर्दे के पीछे अभी बात भी हो रही थी हमारी आपकी कि एक पौधा जो कांग्रेस की विचारधारा में के संरक्षण में पल रहा था, वो पेड़ बन रहा है भाजपा के संरक्षण में। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, कांग्रेस अपनी विचारधाराओं से पूरी तरह भटक चुकी है। हाँ। सबसे बड़ी बात तो आप कांग्रेस का मूल विचार समझिए। सबसे कांग्रेस को उसी वक्त कहा गया था जब आज़ादी हुई थी कि कांग्रेस को डिसॉल्व कर दिया जाए, बट डिसॉल्व नहीं किया गया कांग्रेस को। कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी के रूप से आगे बढ़ने लगी। अब कांग्रेस पार्टी को चला कौन रहा है? कांग्रेस पार्टी उस वक्त चलाते थे महात्मा गांधी जैसे लोग, ठीक है ना। आज कौन चला रहे हैं? वो नकली गांधी आज कांग्रेस को चला रहे हैं। उनका सरनेम गांधी तो है नहीं, सबको पता है, जवाहरलाल नेहरू के वंशज हैं, वो कोई गांधी तो है नहीं, बट उन्होंने गांधी नाम ही इसीलिए रखा क्योंकि गांधी के नाम को गांधी के नाम से ही वो आगे बढ़ सकते थे, क्योंकि उनकी तो कोई ऐसी न समझ थी न पकड़ थी जनता में। आप देखिए ना, पीढ़ी दर पीढ़ी वो बनते चले जा रहे हैं, और आज कांग्रेस पार्टी कहाँ से कहाँ चली जा रही है, सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो उनकी विचारधारा थी देश को आगे बढ़ाने की, देश में अच्छे अच्छे लोगों को, अब राजनीति कौन कर रहा है आज कांग्रेस पार्टी में? राजनीति सिर्फ और सिर्फ वो लोग कर रहे हैं जो गांधी परिवार के नौकर बन के रह सकते हैं, चमचे बन के रह सकते हैं। कोई आप बड़े से बड़ा नेता देखिए कांग्रेस पार्टी को किस तरह से छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, और उन सब के पीछे रीजन है। और मैं तो एक किताब भी लिख रहा हूँ, हमें लगता है वो किताब में जल्दी ही आएगी मार्केट में, कि अंदर की कांग्रेस की राजनीति और किस तरह से कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी ने खत्म किया है। वो पूरा एक चैप्टर वाइज मैं इन चीजों को लिख रहा हूँ, बड़े बड़े नेताओं के। वो आरपीएन सिंह से लेके जितिन प्रसाद और गुलाम नबी आजाद से लेके ज्योतिरादित्य सिंधिया और मिलिंद देओड़ा से लेके, आप बड़े बड़े जो नाम लेते हैं स्टार्टवर्ड, जो आज नवीन जिंदल से लेके और बड़े बड़े नाम आज देखिए ना, सब और सब कहीं ना कहीं विचारधारा, कुछ इस विचारधारा को छोड़ के, क्योंकि उनको पता है विचारधारा, जिस विचारधारा की वजह से वो जुड़े थे वो विचारधारा उनकी भटक चुकी है। लेकिन सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, बट फिर वही राहुल गांधी हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा वोट लेकर के 2 जगह से जीतते हैं। स्मृति ईरानी को उन्होंने जिस तरीके से हराया, यानी कि जनता विश्वास करना चाहती है राहुल गांधी की बात। तो फिर बताऊं, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ती ना तो एक सीट ना आती, एक सीट ना आती, जमानतें जब्त होती अगर अखिलेश यादव के साथ ये ना आते, और कहीं ना कहीं ये पीडीए वाला खेल ये लोग ना करते, एक सीट ना आती। अभी इस चुनाव में, अभी मैं कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ, अभी इस्तीफा देकर चुनाव लड़ते हैं ना राहुल गांधी ना किशोरी लाल शर्मा, कोई भी जाके वोट चुनाव नहीं जीतने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। मैं तो कहता हूँ कांग्रेस पार्टी को जो भी उत्तर प्रदेश में बेचारे ढो रहे हैं, उनके चरण धो धो के ये लोग पिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को कोई विचारधारा ही नहीं बची, कांग्रेस पार्टी की कोई जमीनी हकीकत ही नहीं है प्रदेश के अंदर। तो कांग्रेस पार्टी तो खत्म हो चुकी है, ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, सिर्फ पेपर में है।
ये तो किस्मत है तनुज पुनिया की, इमरान मसूद की। और तस्वीरें जो आती हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन के दौरान राहुल गांधी ने जिस तरीके से पदयात्राएं की हैं, और आज हमें इंडिया गठबंधन कहाँ है? मैं राहुल खत्म हो गांधी की गया, बात कर रही खत्म हो हूँ, गया। मैं तो राहुल राहुल गांधी गांधी की की बात वजह से कर ही रही खत्म हूँ, हुआ। मैं ये कह खत्म भी राहुल गांधी के कदम से हुआ। वो अपने 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 स्टेट्स में किस तरीके से राहुल गांधी का कौन सा समीकरण बन रहा है, साथ दिया जा रहा है कि वो अलग सवाल बिल्कुल, है। लेकिन देखो आपको मैं बताऊं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश में उनको पता था, लोकसभा में उनको पता था कि कहीं ना कहीं चुनाव वो बुरी तरह हार रहे थे, जनता का तो हुजूम। इन्होंने सबके साथ गठबंधन कर लिया। हाँ, ठीक है ना। और उसके बाद जैसे ही जो है विधानसभा चुनाव सब जगह होने लगे, सबको इन्होंने दूध की मक्खी की निगाह निकाल निकाल के फेंकना शुरू कर दिया। क्या हुआ? क्या हुआ? हर जगह आप बुरी तरह हार रहे हो। हरियाणा से लेके महाराष्ट्र तक आप किस बुरी तरह से हारते चले जा रहे हो। मध्य प्रदेश से लेके राजस्थान तक, छत्तीसगढ़ तक, सब जगह आपकी सरकारें थी, सरकारों से आउट होते चले जा रहे हो। तो आप सोचिए, लोकसभा चुनाव के मात्र 6 महीने 8 महीने के अंदर आप सब जगह चुनाव हार रहे हो। ऐसा जनता कैसे बदल गई? हाँ, तो इसका सीधा सीधा दिख रहा है कि जनता की ये हुजूम की तस्वीरों को नकार आप देते हैं। हुजूम पे तो जाइए ही ना। हाँ, हुजूम तो आप कहिएगा तो आप एक रैली करिएगा, मैं 50 लाख आदमी वहां पे लाके दे दूंगा। आज की डेट में तो तो ये पब्लिक भाजपा में भी फिर वही तस्वीरें हो सकती हैं। भाजपा, देखिए फिर भाजपा लेकिन चुनाव जीतती है, हाँ, चुनाव जीत के वो दिखाती है। ऐसा नहीं है कि उनका वो वोटर जो है वो कन्वर्ट भी होता है। वो ये कहते हैं कि भाजपा के पीछे जो हुजूम है वो बरगलाई हुई तो हुजूम क्यों है। तो अरे जो अच्छा, सवाल अभी आप उठा मतलब रहे आपका थे, कहने का मतलब है कि कांग्रेसी ये कहते हैं कि जो भाजपा को वोट दे रहे हैं वो बेवकूफ हैं, बरगलाई हुई है, वो ये मतलब कहते हैं उनकी गुमराह अकल करते नहीं है, हैं, वो कहते हैं कि गुमराह किया जाता गुमराह है, किया जा रहा है। मतलब भाजपा वो गुमराह करती है, गुमराह धर्म का के नाम मतलब पर, क्या हुआ? जाति के नाम पर। गुमराह का मतलब यही हुआ ना कि उनको कुछ पता ही नहीं है। हाँ, उनको कुछ पता ही नहीं, वो बेवकूफ है कि आपने बता दिया वो गुमराह हो गए, गुमराह हो गए। आज का जनता, तो ये पीडीए वाले मामले 21वीं में आप भी यही ये कह रहे हैं ना। 21वीं सदी है, ये हाँ, 21वीं सदी है। यहाँ पे सबके अकल है और बहुत अकल है। हाँ, सब देख दाख के वोट देते हैं, सोच समझ के देते हैं। कौन नेता काम कर रहा है उसको देते हैं, कौन नेता नहीं काम कर रहा है उसको देते हैं। ये यंग जनरेशन है। आज की डेट में हमारे पास 50% से ज्यादा वोटर्स है यंग, तो उनको पता है किसको वोट देना है। ये बताएंगे उनको किसको वोट देना है। या बीजेपी, कांग्रेस, सपा, कोई भी पार्टी अगर कुछ भी आंख बंद करके बोल दे उसके पीछे वोट देता चाहे नहीं नहीं थी। कांग्रेस ने 60 साल राज किया है। क्यों किया है? क्योंकि कब जनता इतनी नागरिक जागरूक नहीं थी। आज की डेट में जनता जागरूक है। गूगल का जमाना है। आज की डेट में इंटरनेट इज देयर, एवरीबॉडी नोज कहाँ पे क्या पता चलता है, 2 मिनट में खुल जाता है। अब तो एआई आ गया है। हाँ, अब तक मतलब 2 मिनट में हर चीज पता चल जाती है। तो अब आज की डेट में आप ये कहें कि उनको गुमराह किया जा रहा है, तो बेवकूफी की बात है। वो एक कहावत नहीं है कि कौन सा वो बिल्ली को जो है वो होता है, क्या कहते हैं, दिखा आता है। वही वाला हाल है कि इन लोगों के साथ भी यही हाल है। कुछ भी बोल दिया, कैसे भी बोल दिया, कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। अब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पे, जब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम के ऊपर सवाल, जब चुनाव जीतते हैं तो एक बार ईवीएम पे सवाल नहीं। क्या बेवकूफी की बात है। as you said, people know everything and people are aware वेरी with वेल, everything. वेरी वेल। बट सवाल फिर यहाँ पे ये उठता है, क्योंकि जिस एक अल्पसंख्यक कम्युनिटी की बात करते हैं, क्योंकि आपका भी कुछ उस अल्पसंख्यक कम्युनिटी के साथ आपके भी कुछ वादे रहे होंगे, कुछ उस कम्युनिटी के कुछ उम्मीदें रही होंगी, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा में लड़ाई ही यही है। कांग्रेस ये कहते हैं कि भाजपा धर्म के नाम पर बांटने का काम करती है, भाजपा रिवर्ट बैक ये करती है कि कांग्रेस ने किया ही क्या है। आपका क्या पक्ष होगा? नहीं, पहली बात तो लड़ाई इन दोनों की अलग अलग है। कांग्रेस की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए, क्योंकि हाँ। उनको आदत पड़ गई सत्ता की। और बीजेपी की लड़ाई है देश को आगे बढ़ाने की। कांग्रेस मूर्ख बनाते हुए अल्पसंख्यकों को अब तक बढ़ी है, अब तक सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाते हुए बढ़ी है। ठीक है ना। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आप भी समान धारा में आओ, साथ में बढ़ो, आप पीछे क्यों रह रहे हो। और यही कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने कभी मुस्लिम्स को खास करके, ठीक है ना, आप अल्पसंख्यक कह रहे हो, मैं मुस्लिम्स कह रहा हूँ, खास करके मुस्लिम्स को कभी आगे बढ़ने ही नहीं दिया। आप एक बात बताइए मुझे, कांग्रेस पार्टी इतनी मुस्लिम, आप कह रहे हो अल्पसंख्यक, मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, आप बताइए आज की डेट में राहुल गांधी की कोर टीम में एक भी मुसलमान नेता आप मुझे बता दो, या प्रियंका गांधी की टीम में एक भी मुसलमान नेता आप बता दो। वो दुहाई देते हैं सच्चर कमेटी। एक ना सच्चर कमेटी की जब रिपोर्ट आई थी तो उसमें 13 बिंदु थे। हाँ। 13 में से 7 बिंदु इन्होंने नहीं पूरे किए। 10 साल यूपीए 1 यूपीए 2 थी, क्यों नहीं किया आपने? आपको करना ही नहीं है यार, आपको बेवकूफ बनाना है जनता को। दैट्स व्हाट यू आर डूइंग। आप उसी में अच्छे हो। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं लगातार, ये चाहती भी नहीं कि
मुस्लिम कम्युनिटी पढ़े लिखे आगे बढ़े, क्योंकि वो पढ़ेगी लिखेगी आगे बढ़ेगी तो उनको पता चल जाएगा कि नहीं, कांग्रेस पार्टी ने कुछ किया ही नहीं 70 सालों में। आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आ रही है, आपको तो शर्म आनी चाहिए, डूब मरने चाहिए। आप 70 साल से इस देश के ऊपर राज कर रहे हो और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में इतना लिख के आ रहा है साफ साफ कि मुसलमान कहाँ कितने पायदान नीचे आज देश के अंदर है। कौन जिम्मेदार है उसका, आप बताइए ना। कौन जिम्मेदार है? मैं तो आपसे सवाल पूछता हूँ, कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस पार्टी की सरकार है ना 70 साल से, तो कौन जिम्मेदार है मुसलमान आज इतना नीचे है? आज कोई भी आपको पंचर बनाने वाला मुस्लिम मिलेगा, एसी बनाने वाले मुस्लिम मिलेंगे, बाल काटने वाले मुस्लिम मिलेंगे। आप जितने छोटे काम, मैं किसी काम को छोटा बड़ा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जिसमें पैसे की इनकम कम है, जो सबसे मेहनत का काम है, जरदोजी करते मुस्लिम मिलेंगे। क्यों है? कौन है उसके पीछे रीजन? उसके पीछे रीजन सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, जिसने तुष्टीकरण की राजनीति की हो। मुसलमानों को कहीं ना कहीं हमेशा चाहा है कि वो द्वैम दर्जे के रहें और कभी भी उनका वेट एक मुश्त में उनके पास आए, उनको डर दिखा के उनका वोट लेते रहो। हाँ, तुष्टीकरण की आप बात करें और आपने कहा कि मुसलमान पंचर बना रहा है, मुसलमान दर्जी है। रिप्रेजेंटेशन पे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं अल्पसंख्यकों के। 17 और 22 ये भाजपा के उत्तर प्रदेश की अगर खास तौर पर बात की जाए, 17 और 22 कम समय होता है अल्पसंख्यकों को आगे ले जाने के लिए। आप 70 साल की दुहाई दे सकते हैं, लेकिन आप 17 और 22 के टर्म में आप ये बात किस आधार पर ये बातें कहेंगे कि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन, मैं पॉलिटिक्स में पूछती हूँ, पॉलिटिक्स में या तमाम चीजों में कितना बढ़ा है? नहीं, बिल्कुल। आप देखिए मुसलमान कैसे बढ़ेंगे, जब पढ़े लिखेंगे तभी तो बढ़ेंगे ना। हाँ। ठीक है ना। आज क्या हुआ, मदरसों को आधुनिकरण किया गया, ठीक है ना। अब वहाँ कंप्यूटर भी पढ़ाया जाता है, वहाँ पे बाकी चीजें भी पढ़ाई जाती है। किसने किया? कहाँ से आया ये सब पहले क्यों नहीं हुआ था? हाँ। आज की डेट में जिस तरह से जमीनों पे कब्जा हो रहे थे, लगातार मुसलमानों मतलब जो वक्फ था उसमें था, लगातार आप देखिए उसमें अमेंडमेंट किए गई, चीजें की गई, फिर उनको बरगलाया गया कि ये ऐसे गलत है, ये ऐसे सही है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो मुस्लिम कम्युनिटी हमें लगता है कहीं ना कहीं भावात्मक होती है बहुत ज्यादा। उनको समझ में, उनको लगता है कि बस मेरा दुश्मन हो गए, मेरे दुश्मन हो गए, मेरे दुश्मन हो गए। आप नमाज अगर मस्जिद में पढ़ो तो आपको सवाब मिल रहा है। आप सड़क पे पढ़ लो तो वो गलत है जो आपने पहले कहा था। तो आप अगर नमाज मस्जिद में पढ़ सकते हो तो क्यों नहीं पढ़ रहे हो? तो अगर वो कहा जा रहा है तो उसमें क्या? सड़क पर खड़े होकर के मंदिर में आरती कर सकते हैं, लेकिन जो नमाजी का वक्त तय है वो नमाज नहीं कर सकते। लेकिन आप देखिए उसके लिए भी कहा गया कि परमिशन लेके आप करो। परमिशन लेके पढ़ने को दिया गया ना। अब आप ये कहो कि नहीं, हर चीज जमीन सड़क पे ही होगी, रास्ते पे ही होगी, दैट इज रॉन्ग। क्यों? वो आपको कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये भर दिया गया कि नहीं ये आपको करना है, ये आपका हक है। आपका हक नहीं, आप परमिशन लो, गवर्नमेंट से परमिशन लो, आप पढ़ो। पढ़ी नहीं क्या नमाज में? आपको नहीं लगता है कि बहुत क्योंकि मुसलमानों को बरगलाने की आप बात कर रहे हैं, विपक्ष को एक तरफ हटा देते हैं। मैं 17 और 22 के टर्म की बात कर रही हूँ, योगी आदित्यनाथ के और भाजपा के। इन दो टर्म्स में जिस तरीके से बयानबाजी हुई, वक्फ का मुद्दा, इसी होली पे हमने मार्च में देखा कि होली के रंग उड़ेंगे लेकिन नमाजियों को अंदर रहना होगा करके, तो बहुत सारी बातें सामने आती हैं। तो आपको नहीं लगता है कि भाजपा कई बार मुद्दे उछालती भी है? नहीं, देखिए भाजपा का कोई ऐसा बड़ा नेता ऐसी कोई बात नहीं करता है। कई जगह कई बार ऐसी चीजें होती है, एक्शन का रिएक्शन होता है कई बार कि उधर से बोला गया, उधर का बोला गया। तो हमारा कहने का ये मतलब है, ये इस देश को बढ़ाने के लिए आप देखिए ना, अभी इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, हर आदमी साथ में आया कि नहीं आया? इस देश का हर हिंदू हर मुसलमान साथ में खड़ा था कि नहीं खड़ा था? और फिर जैसे ही वो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, फिर से कांग्रेस पार्टी ने अपनी राग अलापना शुरू कर दिया। मेरा कहने का ये मतलब है, इस वो तो विजय शाह को घेर रहे हैं ना सर। हिंदू मुस्लिम मिलके रहना चाह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, बिल्कुल हम बात करेंगे, विजय शाह पे बात करेंगे नहीं। आप कह रहे हैं ना ये वाली बात कि कांग्रेस घेर रहे हैं, कांग्रेस तो विजय शाह को घेर रहे हैं। नहीं, अरे कांग्रेस क्या कह रही है? सोफिया कर्नल कुरैशी पे घेर रहे हैं। क्यों क्वेश्चन क्यों उठा रहे हो तुम? आप देश के मुद्दे पे आप सब क्वेश्चन कैसे उठा सकते हो यार? आप यही तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मदद कर रहे हो ये सब क्वेश्चन उठा के। आपको बात करनी भी है तो बंद कमरे में करो, आप मीडिया के सामने आके बात ये सब इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपको कहीं ना कहीं देश को कमजोर करना है, वहां पे दिखाना है। उनके भी विधानसभा और लोकसभा में हमारे वीडियो चलते हैं कि उन्होंने कहा ऐसा, उन्होंने कहा वैसा। तो ये सब क्यों करना यार? वीडियो पाकिस्तान में नहीं चल रही है। नहीं, अरे क्यों नहीं? विजय शाह जैसे मंत्री जो आदिवासियों का नेतृत्व करते हैं, और वो भी अल्पसंख्यक, जिस तरीके से एक तरफ आदिवासी एक तरफ अल्पसंख्यक,
माइनॉरिटी सब जाति धर्म में एक बराबर है। हाँ। लेकिन अगर बात की जाए, विजय शाह ने ऑन प्लेटफॉर्म में कहा कि उन्हीं की बहन से हमने पाकिस्तान को मरवा दिया, इस तरीके की बातें। भाई अब देखिए फिर वही बात है कि अगर 100 लोगों में से एक आदमी को तो उस बयान का किसी ने समर्थन तो नहीं किया ना। हाँ। भाई भारतीय जनता पार्टी में किसी ने समर्थन किया उस बयान का? इस्तीफा मांगे, किसी ने समर्थन किया? कांग्रेस यही तो कह नहीं रही नहीं, है बस कि किसी ने इस्तीफा समर्थन दीजिए। किया। अरे ऐसे तो राहुल गांधी ने कह दिया था कि सोनिया गांधी ने कह दिया था कि जब पेड़ हिलता है 84 के दंगों पे, देश की अस्मिता पर तो सवाल, इतनी बार सवाल उठाया, गांधी परिवार ने माफी मांगी। वीरांगनाओं पर सवाल उठाने की आजादी कौन सी पार्टी दे रही है सर? किसके ऊपर सवाल उठाया? किसके ऊपर सवाल उठाया बताइए ना मुझको। कर्नल सोफिया कुरैशी। क्या सवाल उठाया बताइए तो। बयान। अरे तुझे बयान दिया उसको भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया ना कि मेरा कोई ऑफिशियल बयान नहीं है ये। भारतीय जनता पार्टी लोग बिल्कुल, क्योंकि गलत बयान होगा तो उसका क्यों समर्थन करेंगे? बट ये लोग तो समर्थन करते हैं ऐसे जवाब का, सवालों का। इनकी तरफ से तो एक खंडन तक नहीं आया आज तक। इन्होंने इतने सवाल उठा दिए देश की सुरक्षा के ऊपर, और चाइना में जब मिलने गए थे तो उसके ऊपर कोई सवाल उठाया? इतनी बार हम लोगों ने सवाल उठाए बीजेपी ने, इन लोगों ने उस पर कोई जवाब दिया नहीं दिया आज तक। क्योंकि वो होता क्या ना कि कांग्रेस पार्टी के साथ सबसे बड़ी परेशानी क्या है मैं आपको बताऊं। कांग्रेस पार्टी को आज भी लगता है, जो उनके राजकुमार जी हैं या राजकुमारी जी हैं, उनको आज भी लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस देश के हम महाराजा महारानी हैं और ये देश हमारे हिसाब से चलेगा, तो जो हमने बोल दिया वो सही है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता है ना। उन्होंने अगर ऐसा कुछ बोला है तो हमने उसको साफ साफ खारिज किया है कि ये हमारा हो ही नहीं सकता है। इस तरह के इस चीज को हम समर्थन ही नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की पार्टी होना चाहिए कि कभी कोई गलत बोल दे तो उसका फौरन हम लोग कहते हैं कि हमारे साथ कि ये हम गलत बोला इन्होंने, उसका खंडन करते हैं हम लोग। आप बताइए, उन्होंने इतनी बार इतनी चीजें बोल दी, कभी खंडन किया हो किसी ने पार्टी में उनका? ठीक है, अभी बातचीत इस पे चल रही थी कि जिस तरीके से आपने कहा कि खंडन नहीं हुआ, और साथ ही राजनीतिक बयान, पर्सनल बयान भी हो सकते हैं, हमेशा पार्टी की तरफ से वो ऑफिशियल बयान नहीं होता है। थोड़ी सी बातचीत इस पे भी करते हैं। वक्त पे बात रह गई थी और CA/NRC जैसे मुद्दों पर बातचीत रह गई थी। इस कम्युनिटी में और राजनीति में अगर आप रिप्रेजेंटेशन की अगर बातचीत करते हैं, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में कितने रिप्रेजेंटेशन आप देखते हैं, या फिर आप अगर बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट में कितने रिप्रेजेंटेशन देखते हैं? लगता है कि अल्पसंख्यक बेहतर पोजीशन में भाजपा के कार्यकाल में नजर आती, या फिर 100% भाजपा के कार्यकाल? क्या डेटा कहते हैं? 100%। मैं आपको बताता हूँ, आज की डेट में अगर प्रधानमंत्री आवास दिया जाता है तो वो कोई जाति धर्म पहुंच के तो नहीं दिया जाता है ना। कोई सड़क बनती है तो उसके ऊपर ये हिंदू चलेगा मुसलमान चलेगा ऐसा तो नहीं किया कहा जाता है ना। आप समझिए, रिप्रेजेंटेशन तो मनरेगा फिर सबके लिए आया। एग्जैक्टली, तो सबके लिए आ रहा। नहीं, वहां पे तुष्टीकरण किया जा रहा था, वही मैं आपको बताना की कोशिश कर रहा हूँ। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके चल रही है, और ये फैक्ट है। वो जो तुष्टीकरण इन लोगों ने किया था उसमें जो चेंजेस हैं वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये लोग परेशान हो रहे हैं कि अगर मुसलमान मतदाता इस देश का जागरूक हो गया, उनको पता चल गया कि नहीं मोदी जी ये ऐसे कर रहे हैं, मोदी जी ये ऐसे कर रहे हैं जिससे देश आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो उनको पता है कि कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक खिसकने लगेगा, और खिसकने लगा है। कहीं ना कहीं दिख रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी जिस तरह से धीरे धीरे आज भारतीय जनता पार्टी की बंद कमरों में सराहना करनी शुरू कर दी है कि हाँ ये तो यार सही हुआ, ये तो गड़बड़ हो रहा था। तो आप समझिए, सिर्फ आप मिनिस्टर बना देने से, क्योंकि ऐसे भी कांग्रेस पार्टी में जो भी मिनिस्टर बनते थे, फॉर सो एग्जाम मुस्लिम मिनिस्टर बनते थे, उनमें आप देखो ज्यादातर लोगों को ऐसे डिपार्टमेंट दिए जाते थे जिन डिपार्टमेंट में कुछ होता नहीं था, ठीक है ना। यहाँ पे कम से कम कार्य हो रहा है। आप समझिए, आज की डेट में मैंने फिर वही कहता हूँ कि जिस तरह से मुसलमान एक कम्युनिटी को जागरूक करने की जरूरत है, वो जागरूकता लगातार मुस्लिम्स के अंदर बढ़ रही है। उनको दिख रहा है कि नहीं यार, हमें पढ़ना लिखना चाहिए, हम पढ़े लिखेंगे तब हम वहां तक पहुंच पाएंगे, हम अपनी बात रख पाएंगे। आज अभी तक क्या होता था आपको बताऊं, मुस्लिम कहीं ना कहीं उन मौलानाओं के पीछे, या वो कुछ नेता ऐसे थे मुस्लिम, कभी यहाँ पे किसी, आपको एक चीज और बता दूं, इस देश में कभी भी कोई मुस्लिम नेता नहीं बना है। एक भी नेता ऐसा नहीं जिसके पीछे मुसलमान चलाओ, मुसलमान नेता। मुसलमान कभी किसी, आप हिस्ट्री उठा लो, कभी हिम्मती नंदन भोगना के पीछे चलेगा, कभी मुलायम सिंह के, कभी लालू के, या किसी के भी XYZ के, कभी किसी मुसलमान के पीछे नहीं चला है। ये जो कुछ पॉकेट्स होते थे, पॉकेट्स में भी जो मौलाना होते थे, उन मौलानाओं के कहने पे वोट देते थे। उनको पता ही नहीं होता था, वो मौलाना जो बता देते थे, समझा देते थे, क्योंकि इतनी जाहिलियत थी मुस्लिम कम्युनिटी में अंदर
कि उनको पता ही नहीं होता था कि हमें क्या हमारा हक है, क्या हमें आना चाहिए, क्या, और वो कभी नहीं चाहते थे कि वो पढ़े लिखे। इसीलिए मैं हमेशा एक चीज और भी कहता हूँ, आपको बताऊं, मैं कहता हूँ कि इस देश में कुरान शरीफ जो हम लोगों की सबसे बड़ी किताब है, मैं हमेशा कहता हूँ इस देश में कुरान शरीफ को हिंदी में भी, क्योंकि हिंदी में भी पढ़वाना चाहिए, चाहे उसका तर्जुमा, जिसे कहते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन पढ़वाएं, या फिर हिंदी में कुरान शरीफ अनिवार्य करना चाहिए। कम से कम उनको उसका मतलब तो पता चले, क्योंकि यहाँ पे 80% ऐसे मौलाना हैं जो कहीं ना कहीं उन लोगों को वो बताते हैं जो उसमें लिखा ही नहीं है, क्योंकि वो बेचारे पढ़े लिखे नहीं, उनको पता ही नहीं है। उनको ये पता है कि हम बैठ के कुरान शरीफ पढ़ लो और जो मौलाना साहब ने उसका तर्जुमा बता दिया है दैट इज फाइनल। तो मैं बार बार कहता हूं, मैं तो इस चीज के लिए चिट्ठी भी एक लिखूंगा कि यहाँ पे अनिवार्य होना चाहिए कि, क्योंकि अरबी हमारी लैंग्वेज नहीं है, कुरान शरीफ अरबी में है, अरबी सऊदी की लैंग्वेज है, अरबी में आप यहाँ पढ़ लो, उनकी लैंग्वेज है, वो पढ़ रहे हैं, उसका मतलब उनको पता है वो क्या पढ़ रहे हैं, आपको पता ही नहीं आप क्या मतलब पढ़ रहे हैं। आज की डेट में 20 करोड़ मुसलमानों को पता ही नहीं वो क्या पढ़ रहे हैं। तो दैट इज द थिंग। तो मेरा कहने का ये मतलब है, जब ये पढ़े लिखेंगे, जब इनको चीजें समझ में आएंगी, तो ये पढ़ाई लिखाई की तरफ बढ़ेंगे। आज की क्या डेट है कि पिछले 70 साल से दर पीढ़ी वो पंचर का काम कर रहे थे तो वो पंचर का काम कर रहे हैं, वो एसी का कर रहे थे तो एसी का कर रहे हैं, वो जरदोजी का कर रहे थे जरदोजी का कर रहे हैं, दर्जी का कर रहे थे दर्जी। उसमें से कुछ लोग निकल के आ जाते हैं जो थोड़ा बहुत आगे बढ़ाने के काम करते हैं। जितना पढ़ेंगे उतना आगे जाएंगे। और यही मोदी जी भी कहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, आप जब पढ़ोगे। अब आज कर्नल सूफिया कुरैशी की क्यों चर्चा हो रही है? क्योंकि वो पढ़ी लिखी लेडी, एक जाके उसने देश को रिप्रेजेंट किया इंडिया पाकिस्तान की युद्ध के खिलाफ, और आज वो हर जगह चर्चा का विषय है। हम चाहते हैं इस देश का हर मुसलमान ऐसा बने, तो यही मोदी जी भी चाहते हैं, बट ये नहीं हो रहा इस देश में। तो इसके पीछे ये रीजंस हैं, और कांग्रेस ने कभी चाहा भी नहीं कि ये चीज कभी हो। लेकिन लगातार अगर इतिहास पलट के देखें और चाहे सपा की बात करते हैं, अखिलेश यादव भी यही बार बार बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली है, तब से इस तरीके के मामले, चाहे मदरसों का मुद्दा हो, लाउड स्पीकर का मुद्दा हो, संभल का मुद्दा हो, मंदिर मस्जिद का मुद्दा हो, तमाम चीजें। और आप बड़े करीब से भी जानेंगे, क्योंकि मंदिर की जब मैं बात करती हूँ तो इतिहास वो भी याद आता है कि किस तरीके से चंदा आपने दिया था अयोध्या के लिए। तो देखिए, मेरा हमेशा मानना है, मैं फिर से कहता हूँ, मैं जब कांग्रेस पार्टी में था, मुझे आज भी याद है, राम मंदिर का जब निर्णय आया था, तो एक वो क्यूआर कोड आया था कि राम मंदिर में जो है बनाने के लिए चंदा देने के लिए, मैंने चंदा दिया था। हाँ। और मैंने तो जब कांग्रेस में था तो मैंने उस जो रसीद जो थी उसको मैंने डाला भी नहीं था कहीं। 2 साल पहले 3 साल पहले मैंने कहा काहे के लिए, मेरा मन था कि भाई राम मंदिर अगर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा। और सबसे बड़ी बात बताओ, मुस्लिम कम्युनिटी को भी चीज समझना चाहिए, मुसलमानों के यहाँ उस किसी भी ऐसी जगह पे नमाज ही हराम है कि जहां के ऊपर आपने कब्जा किया हो या जो जगह किसी और की हो, आप पढ़ ही नहीं सकते हैं। बट इन लोगों को बताया ही नहीं गया है ये चीजें। इनको यही मैं बार बार एजुकेशन पे मैं इसीलिए जोर दे रहा हूं। हो सकता है मेरा लोग विरोध करें कि बीजेपी में आ गए इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं, बट दिस इज द फैक्ट। इनको ये सब चीजें पता ही नहीं है। इनको ये लगता है कि अरे मेरी मस्जिद पे कब्जा कर लिया। अरे पहले समझो तो उसका हिस्ट्री, उसकी ज्योग्राफी तो समझो। आप अलाउ ही नहीं है उसमें। अगर आप थोड़े से भी, तो मैं राम मंदिर को चंदा दिया, तो मैं हमेशा कहता हूँ राम मंदिर वहां बनना चाहिए, और बना राम मंदिर। तो मुझे तो मुसलमानों को आगे निकल के आना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि नहीं, राम मंदिर यहाँ बना है। जहां जहां पे आपको पता है, आपको हिस्ट्री चीजों की पता है, जहां पे ये आए हैं जिन्होंने मंदिर तोड़े हैं या वहां पे मस्जिद बनाई है, उनको तो आपको खुद आके उनको देना चाहिए कि नहीं ये आपकी जगह है, ये आप जगह दीजिए। ऐसा नहीं कि मस्जिदों की कमी है इस देश में। ये लड़वाने का काम बेसिकली, ये कुछ पार्टियां हैं जिनका आप बार बार नाम ले रही हैं, लेकिन मैं उनका नाम भी लेना पसंद नहीं करता हूँ आज की भी। ये चाहते हैं कि ये लड़ाई जिंदा रहे, तो ये लड़ाई जिंदा रहेगी तो तुष्टीकरण की राजनीति उनकी चलती रहे। वो तो कहते हैं कि हम तो एमआई फैक्टर को आगे लेके चल रहे हैं। एग्जैक्टली, लेके चल रहे हैं, ठीक है। आप, मैं कहता हूँ आप लेके चलिए, आप राजनीतिक पार्टियां आप लेके चलिए, बट एमआई फैक्टर में कम से कम एमआई को बढ़ाने का भी तो काम करिए, एजुकेशन के लिए तो काम करिए। मैं तो कहता हूँ आपने क्या किया एजुकेशन के लिए, मुस्लिम्स के लिए बताइए, या आपने क्या दलितों के लिए एजुकेशन के लिए? आज 70 साल में दलित कितना पिछड़ा हुआ है, कौन जिम्मेदार है उसका? मैं बार बार सवाल पूछता हूँ, कौन जिम्मेदार है? उसका जवाब कहां से दे देंगे भाई? 70 साल तो आपने देश में राज किया है। मोदी जी और योगी जी तो अभी 8-8 10-10 साल से आए हुए हैं। फिर आप अयोध्या में, क्योंकि आपने जिक्र किया और आप कह रहे हैं कि क्या किया, तो अवधेश प्रसाद का ट्रम्प कार्ड खेला था उन्होंने, फिर वही बात और है, फिर अयोध्या की सीट हारनी पड़ी। और फिर उसके बाद क्या हुआ विधानसभा में? हाँ।
क्या हुआ विधानसभा में अवधेश प्रसाद के बेटे का? आप ये भी देखिए उस वक्त राजनीतिक समीकरण जिस तरह से बदल गए थे। हाँ। इन्होंने बस ये दिखा दिया था कि मुस्लिम और दलित को कि बस आप खत्म हो जाओगे अगर मोदी आ गए इस बार, और संविधान खत्म हो आपके ही जाएगा, तो नेता ने कहा संविधान बदल संविधान देंगे, खत्म हो जाएगा, इस और बार आए पर तो उसका संविधान बदल किसने देंगे। समर्थन किया? हाँ। फिर वही बात है, अगर तो किसी की नेता जबान, तो नेता हमने तो उसका प्रतिनिधित्व विरोध करते किया। हैं। आप वो सवाल कह रही हो कि आपके नेता ने कहा, बट हमारे नेताओं ने और बाकी जो चीज कही उसका आपने समर्थन नहीं नेता किया। प्रतिनिधित्व तो भी उन तो लोगों ने करते तो हैं। वही लाइन पकड़ के चले ना, उसके बाद सबने विरोध किया, ऐसा हो ही नहीं सकता, भाजपा संविधान ने भी बदल बहुत नहीं सी सकता लाइनें है, पकड़ी है सर, संविधान याद आता है मुसलमान संविधान आप ही स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने कहा कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, तो बल्कि फिर बहुत सारे लोगों ने ये बातें अखिलेश यादव ने उसके लिए माफी मांगी। फिर भाजपा ने पकड़ ली थी ये हाँ, लाइन। वही मैं तो कह रहा हूँ। तो राजनीति के रंग ही ना सर यही आप है। लेकिन आप विरोध तो करो। मुलायम सिंह ने उसका कभी विरोध नहीं किया, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने। हाँ। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझसे गलती से निकल गया था। बट कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी एटलीस्ट अगर कोई गलत नेता उनका कोई गलत बयानी करता है तो उसके लिए फौरन खंडन दे देती है। आप खंडन करो, क्यों नहीं करते हो खंडन? आप नहीं करते हो क्योंकि कहीं ना कहीं आपका उसमें राजनीतिक रोटियां सीख रही हैं, इसलिए आप वो काम कर रहे हैं। साम दाम दंड भेद वाली जो साम दाम रणनीति दंड है, भेद, ये पूरी कांग्रेस पार्टी ने इस देश में साम दाम दंड भेद से ही आज देश को यहां तक ले आए थे। आज कम से कम मोदी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ने तो लगी। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आज देश को आगे तो बढ़ाने लगी है। नहीं तो कांग्रेस पार्टी ने तो गर्त में ला दिया था इस देश को अंदर। जब देखो 2G 3G, जब देखो कॉमनवेल्थ, सिर्फ और सिर्फ यही सुनने को मिलता था। हाँ। सुनने को मिलता था, आप बताइए, कोल स्कैम, ये स्कैम, वो स्कैम। आज की डेट में आपको कोई स्कैम सुनने को मिलता है? 10 साल से ज्यादा हो गए मोदी जी की गवर्नमेंट के। तो कहीं ना कहीं देखिए, कहना और करने में फर्क होता है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ कहती थी, करती नहीं थी। यहाँ पे कहते भी हैं और करते भी हैं, और उसी का लगातार जनता उसका समर्थन। थोड़ा सा आपको याद दिलाते चलूं, क्योंकि आपने कहा कि स्कैम, क्या याद आता है भाजपा में, तो दर्शकों वो बात भी याद आती है कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव के पहले सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी थी भाजपा को। और फंडिंग अगर बहुत से तमाम लोगों ने फंडिंग भाजपा को की थी, और उसके बाद इस पे भी सवाल उठे थे कि ईडी की कार्रवाई भी हुई थी। हाँ, तो उसका कुछ निकला निष्कर्ष नहीं ना। बिल्कुल क्लीन चिट मिली ना भारतीय जनता पार्टी को। इन्होंने तो कह दिया था कि राफेल भी ये है, क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट से? भाई सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा उच्च अदालत तो कोई नहीं है ना। हम और आप उस पर सवाल नहीं दे सकते ना। हम और आप उस पर सवाल नहीं उठा सकते ना सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। तो बिल्कुल क्लीन चिट मिली कि नहीं मिली, तो आप सवाल तो आप आज की डेट में किसी को भी उठा दो। आप यहाँ से बैठ के ट्रम्प के ऊपर सवाल उठा दो कि ट्रम्प ये गलत कर रहा है। अरे भाई, उसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है? अल्टीमेटली उसके ऊपर जाना चाहिए। तो क्या निष्कर्ष निकला? ट्रम्प पर आएंगे, लेकिन लेट्स फ्लिप सम चैप्टर ऑफ पॉलिटिक्स आल्सो। पीछे थोड़ा सा लेके चलती हूँ आपको, वो दौर याद आता है, और आप तब साथ थे प्रियंका गांधी के। एक स्टेटमेंट पढ़ रही थी आपका, आपने कहा कि कुछ 4-5 जन हैं जो जेएनयू से के रहे हैं, और वो प्रियंका गांधी के साथ चल रहे हैं, और जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है, एक आधिपत्य राज चल रहा है। क्योंकि शुरू में आपने इस बात का जवाब भी दिया कि कांग्रेस में 2-4 लोग हैं, क्रीमी लेयर की बात कर रही हूँ, जो नीचे से तबके तक को चलाते हैं। लेकिन क्या वहां से मनमुटाव हुआ, और आपका जो मन हटने की बात है, वहां से वो मन हटने की बात हुई? नहीं, देखिए, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कांग्रेस पार्टी, क्योंकि मैं परिवार मेरा कांग्रेस ही है और मैं कांग्रेस पार्टी में जुड़ा हूँ, सालों से जुड़ा हुआ था। कहीं ना कहीं जब से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का राजनीति में उदय हुआ था, कहीं ना कहीं मैं देख रहा था जो सीनियर लीडरशिप है, जो काम करना चाहती, जो काम कर रही है, उनको कहीं ना कहीं किनारे लगाया जा रहा था, और जो चाटुकार हैं वो लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे थे। हर इलेक्शन में ये लोग कुछ ना कुछ नया ऐसा लेके आते थे कि लगता था कि अभी ये जो है कांग्रेस पार्टी को ये खत्म ही करके मानेंगे। हर इलेक्शन में एक नया फॉर्मूला होता था। कभी इलेक्शन में प्रशांत किशोर आ जाते थे, किसी इलेक्शन में लड़की हो लड़ सकती हूँ आ जाते थे, किसी इलेक्शन में जो है समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो जाता था। तो कहीं ना कहीं ये हर इलेक्शन में, क्योंकि जमीन है नहीं यूपी में इनकी, तो ये कहीं ना कहीं हर इलेक्शन में यूपी में कुछ ऐसा करने की कोशिश करते थे कि यूपी में कांग्रेस आ जाए, एक चमत्कार के तहत आ जाए, किसी के कंधे पे रख के आ जाए। सुनिए आप मेरी पूरी बात। उसके बाद कांग्रेस पार्टी मतलब निम्न से निम्न होती चली जा रही थी, ठीक है ना। मैं कांग्रेस पार्टी, जब मैं बता दूं आपको, जब मैं कांग्रेस पार्टी को मैंने इस्तीफा दिया था, तो मैं अपनी कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक जर्नी में अपनी सबसे बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ था। मैं मीडिया का कोऑर्डिनेटर था, सारे प्रवक्ता मेरे अंडर में थे। मैं एआईसीसी का इलेक्टेड मेंबर था, वो भी लखनऊ शहर से, ठीक है ना। तो मुझे राजनीतिक रूप से मैं इस वक्त सबसे मजबूत अपनी जगह पे बैठा हुआ था। इलेक्शन जब हो रहा था, मैं उसी वक्त
जिस तरह से 413 सीटों में से 382 की जमानत जब्त हुई कांग्रेस पार्टी की, ठीक है, 388 सॉरी, 388 पे जमानत जब्त हो रही है कांग्रेस पार्टी की, और प्रियंका गांधी अपना चेहरा बन के आई थी यूपी के अंदर, जो हमारी, जिसे कहते हैं, आप कह सकते हैं कि महारानी, या जो भी आप कह दिए कांग्रेस पार्टी की, वो मतलब होल सोल सब कुछ थी। उत्तर प्रदेश की बेटी नाम दिया था उन्होंने। बेटी, उत्तर प्रदेश की बेटी तो उन्होंने खुद को नाम दिया था, बट अदरवाइज कांग्रेस पार्टी में उन्हीं की चलती है आज की डेट में, संगठन उन्हीं के हिसाब से चलता है। वो आई, उसके बाद इतनी बुरी तरह हार गई, तो मुझे वो दिख रहा था, मैं लगातार कांग्रेस पार्टी के अंदर इसको वो सवाल उठाता जा रहा था, बट हमको कहीं ना कहीं कहते थे कि नहीं नहीं, अरे सब सही है, तुम चुप रहो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं लगातार, जो सीनियर लीडरशिप थी उनसे बात, आते ही प्रियंका गांधी ने सबसे पहले 11 बहुत ही सीनियर नेताओं को निष्कासित किया पार्टी से, क्योंकि उन्होंने एक मीटिंग करी थी जिसमें सब पूर्व एमपी, पूर्व एमएलए, बड़े नेता थे, उनको सबको लाइन से, क्योंकि प्रियंका गांधी का एक नौकर था जिसका नाम था संदीप, नाम भी अब तो लेता हूँ, पहले सिर्फ नौकर कहता था, उसको वो पसंद नहीं आ रहे थे, उन्होंने सबको निकाल के बाहर किया, निष्कासित किया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक मीटिंग करी थी, और वो आज तक वो अंदर नहीं है, सब चले गए, कोई किसी पार्टी में, कोई किसी पार्टी में, किसी ने आज भी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करी। मैंने कहा कि अगर मैं चुनाव के बीच में अपना इस्तीफा दूंगा तो ये होएगा कि कांग्रेस पार्टी का नुकसान करने के लिए ज़ीशान अहमद ने इस्तीफा दिया। मैंने इस्तीफा दिया जो 3 दिन का समय होता है प्रचार बंद होने के बाद और इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद, मैंने उस टाइम पे इस्तीफा दिया कि ये ना हो बाद में कहने को कि ज़ीशान ने इस्तीफा दिया, कांग्रेस का नुकसान हुआ। तो आप समझिए, मैं इस्तीफा तब भी दे सकता था, और मैं तब भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकता था, ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी से मेरे पास कई बार ऑफर पहले भी थे, ठीक है ना, मैं तब भी ज्वाइन कर सकता। मैंने उस 3 दिनों में इस्तीफा दिया, और उसके बाद मैंने इस्तीफे में जो सवाल उठाए थे वो आज भी हैं कि आज बताइए 413 सीटों में से 388 पे आपकी जमानत क्यों जब्त हुई, आपने इतने बड़े बड़े नेताओं को क्यों बाहर किया, आप प्रियंका गांधी जो कांग्रेस पार्टी की सब कुछ है, उनका चेहरे के ऊपर आप बर्बाद हो गए कांग्रेस पार्टी, और आप कह रहे हो कि कांग्रेस पार्टी को जिंदा करेंगे हम। कांग्रेस कहती है कि इंदिरा गांधी की झलक नजर आती है। इंदिरा गांधी की झलक नजर आती है, पर इंदिरा गांधी की हरकतें भी तो नजर आए। हरकतें और झलक में फर्क पड़ता है। अब कोई शाहरुख खान से किसी का चेहरा बनता है तो वो जेल चला जाता है, सलमान खान से चेहरा मिलता है तो वो लखनऊ में जो है सड़कों पे नाच रहा होता है और जेल चला जाता है। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप जो है किसी के साथ अगर चेहरा मिलता है तो आपके अंदर, अरे इंदिरा गांधी, वो इंदिरा गांधी जिन्होंने बांग्लादेश के, पाकिस्तान के 2 वो कर दी, आप क्या कर रही हो, आप तो कांग्रेस पार्टी को कहाँ से कहाँ ले आए हो आप लोग। तो वो उसका जीता जागता उदाहरण है कि जिस तरह से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जिस तरह से राजशाही में जिए हैं, वो वैसे ही चुनाव लड़ते हैं। और जो आपने जेएनयू वाली बात कही, वो 4-5 लड़के आए थे जेएनयू से जिन्होंने पूरा हाईजैक कर लिया, और आज भी शायद हाईजैक किया होगा, और किस तरह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को खत्म किया। दोबारा बातचीत नहीं हुई कि नहीं, कभी मेरे पास आया, बीच में आया कि आप वापस आइए, ये करिए, वो करिए, मुझे जाना ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ना कि कांग्रेस पार्टी जब तक गांधी परिवार की, जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की मैं बात कर रहा हूँ, जब तक इन लोगों के हाथ में कांग्रेस है कि कांग्रेस का कोई फ्यूचर नहीं है। आप आज अखिलेश यादव के दम पे यहाँ पे 7-8 सीटें जो भी एमपी के लेके आ गए हो, आप अगर अकेले लड़ते इसमें भी जमानत जब्त होती है आपकी। बहुत सारी, फिर अगर आप क्योंकि बार बार आप ये जोर दे रहे हैं कि परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद, अगर सपा पे ये इल्जाम लगता है कि परिवारवाद है, और अगर कांग्रेस पर ये इल्जाम लगता है कि परिवारवाद है, तो कहीं ना कहीं सर भाजपा में भी तो है। आप प्रूफ भी तो पंकज करो। सिंह, अरे आप मैं नाम गिनवा सकती हूँ सर। प्रूफ करो। पंकज सिंह ने कहाँ से राजनीति करी आपको आज मैं बताऊं। पंकज नहीं, सिंह, जय शाह, एक तमाम सेकंड, चेहरे। बस ठीक है, मैं अब इसके ऊपर भी आता हूँ आपके ऊपर। हाँ। आपने कहा, मैं इसके ऊपर देखिए आपको बताता हूँ। पंकज सिंह देश के रक्षा मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी के बेटे, हाँ। ठीक है ना। उन्होंने राजनीति की शुरुआत कहाँ से करी आपको पता है? वो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने, फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम करना शुरू किया। वो महामंत्री, मंत्री बने पहले, फिर महामंत्री, फिर उपाध्यक्ष, फिर एमएलए का टिकट मिला उनको, फिर वो एमएलए बने। राहुल गांधी आते हैं, सबसे बहुत पहले सारे एमपी नाम का है टिकट सर। लड़ते हैं। बहुत सारे। राहुल गांधी आते हैं, पहली अरुण बार राजभर, तो कैसे भाजपा सपोर्ट करेगी? अरुण राजभर की बात करते हैं, संजय निषाद के दोनों बेटों की बात करते की हैं। अपनी पार्टी, हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, हाँ। ठीक है ना। और जय शाह की जहां तक बात कर रहे हैं, जय शाह कोई राजनीति में नहीं है, जय शाह तो अपना बीसीसीआई में उनका जय से क्या उठाते हैं, मतलब? सवाल उठाते हैं कि उनकी जरूरत सवाल क्या है? उठाने से क्या होता है? वो तो भाई जय शाह एक अपना एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसके BCCI हेड है, हाँ। तो उससे वो राजनीति वो थोड़ी ना है। वो जगह तो डिजर्व नहीं राजनीति करते की हैं। बात, ये आप कौन होते हो आज की हाँ। डेट में? उनके रहते हुए हम अगर वर्ल्ड कप 2-2 जीत के आ रहे हैं तो हम रिजर्व कैसे नहीं करते बीसीसीआई के चेयरमैन में? इसका मतलब उनके अंदर इतना दम है कि 2-2 वर्ल्ड कप हम जीत के आ रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा रैपिड फायर एक राउंड खेलूंगी, कुछ पॉलिटिशियंस के नाम लूंगी और आपका पहला रिएक्शन चाहूंगी। अखिलेश यादव, मैच्योरिटी की जरूरत है। मुलायम सिंह यादव,
स्वर्गीय, इंदिरा गांधी, करिश्मेटिक, राहुल गांधी, डम, राजनाथ सिंह, डिसेंट एंड सोबर, पीएम मोदी। देश को आगे बढ़ाने वाले। और कुछ नाम ये पॉलिटिशियंस के नाम है, कुछ धर्मों के नाम लेती हूँ और उसमें बताइएगा। अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक में किस मतलब किसी का? अल्पसंख्यक नाम ले रही हूँ। मुसलमान, मुस्लिम, हाँ। मुस्लिम में पढ़े लिखे होने की जरूरत है। दलित, मायावती से ऊपर निकल के सोचने की जरूरत है। पीडीए, भारतीय जनता पार्टी संविधान। रहेगा, संविधान रहेगा, था और हमेशा रहेगा। इसी नोट पर, क्योंकि आप जब बड़े लोगों को सुनते हैं तो बहुत तमाम बड़ी चीजें भी सामने आती हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है इसलिए क्योंकि 27 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं। एक तरफ संविधान का मुद्दा उठता है, एक तरफ वक्फ का मुद्दा उठता है, एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर है, तो फिर एक तरफ विवादित बयान भी है जो तमाम पार्टियों के तमाम बड़े नेता और मंत्री देते हैं। लेकिन इन सब के बीच में जनता कहाँ है? सोचना और तय आपको करना है कि अल्पसंख्यक अपने आप को कहाँ देख रहा है, दलित अपने आप को कहाँ देख रहा है। क्योंकि तमाम पार्टियां, अटल जी की वो बात याद आती है कि सरकारें आएंगी जाएंगी, देश रहना चाहिए। तो देश में लोग अपने आप को कहां देखते हैं? देश में किस पार्टी को, विचारधारा को आगे लेकर के ये जनता चलना चाहती है? इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की गद्दी ही दिल्ली की गद्दी उत्तर प्रदेश की जनता ही तय करती है। 27 के जब चुनाव होंगे तो जरा तय कीजिए कि आपके बारे में कौन सोच रहा है, आपकी तकलीफों के बारे में कौन सोच रहा है। इस वक्त आज की खबर के इस राजनीतिक रंग में बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। देखते रहिए आज की खबर।